हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि बलों के प्रकार के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने देख लिया था बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पे, ठीक है। और भी प्रकार के बल होते हैं, बट इंटरेक्शन यानी कि जब कोई वस्तु किसी के संपर्क में हो या ना संपर्क में हो, तो उसको अगर हम यहाँ पर डिकोड करेंगे तो हमारे पास दो तरीके के फोर्सेज मिलेंगे। पहला फोर्स हमारा हो जाता है नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दूसरा हो जाता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण में देखा था, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, दोनों बॉडियां या दो वस्तु आपस में संपर्क में होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मस्कुलर फोर्स इज वन ऑफ देम। मस्कुलर फोर्स इसमें से एक उदाहरण है। मस्कुलर क्या हो गया, आपकी मांसपेशियों द्वारा जो बल आपने किसी वस्तु पर लगाया, दैट इज समथिंग नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो कैन यू पुश लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? तो क्या आप किसी बुक को या किसी भी चीज को आप बिना छुए हुए उठा सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप किसी बाल्टी को बिना छुए या बिना पकड़े हुए रोके सकते हो या उठा सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो बेसिकली आप क्या कहेंगे कि हमें किसी बॉडी को उठाकर कहीं पर रखना है, कहीं से कहीं पर सरकाना है, बेसिकली धक्का देकर उसे पुश करके इधर से उधर करना है, डिस्प्लेस करना है, विस्थापित करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फोर्स का यूज करेंगे। एंड जो फोर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद दैट बॉडी, यानी कि हम हाथ लगाएंगे तो हम संपर्क में तो लगाएंगे, तो संपर्क होना जरूरी है, इसलिए हमने इस तरीके के बल को संपर्क बल कह दिया। तो संपर्क बल का पहला उदाहरण तो हमने यहाँ पर देख लिया, मस्कुलर फोर्स है। एंड दूसरा होता है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, घर्षण बल की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि कई बार आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारना रोकोगे तो कुछ दूरी जाके साइकिल खुद ब खुद रुक जाएगी। अगर आप किसी फुटबॉल पे किक मारोगे तो पॉइंट ऐसा आएगा, थोड़ी देर में फुटबॉल कहीं जाकर रुक जाएगी, अपने किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करके रुक जाएगी, है ना। या फिर आप देखोगे कि स्कूटर में आपने अपना इंजन बंद कर दिया, स्कूटी का इंजन बंद कर दिया, कार का इंजन बंद कर दिया, तो स्कूटी, बाइक, कार ये हमारी क्या होती है, कुछ दूरी जाके एकदम स्टॉप हो जाती है। कारण क्या है इसका स्टॉप होने का, इसके पीछे एक अपोजिंग फोर्स लगता है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है, वस्तु की गति को रोकता है। उस बल को, जो उल्टा बल लगता है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है, हमने उसे घर्षण नाम दे दिया। घर्षण क्या लग रहा है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आप अपना एक हाथ रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें और इसके ऊपर घिसना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाला हाथ ऊपर वाले हाथ को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, पीछे पीछे की तरफ रोक रहा है ना। ये तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर वाला, लेकिन पीछे वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला इसको अपोज कर रहा है, अपोज लगा रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि वो क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लगा रहा है। इन सभी सिचुएशन में हमने देखा कि जब कोई बॉल जा रही थी तो रुक कैसे गई, दिख तो रहा नहीं कोई फोर्स। साइकिल में पैडल मारने बंद किए, खुद ब खुद रुक गई साइकिल, दिख तो रहा नहीं कोई फोर्स। स्कूटर, कार, बाइक का इंजन बंद कर दिया, कुछ दूरी जाके गाड़ी बंद हो गई, दिख तो रहा नहीं कोई फोर्स, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं होता। वस्तु कभी भी अगर रुकेगी तो किसी बल द्वारा ही रुकेगी। अगर वस्तु में डायरेक्शन चेंज होगी, अगर उसकी दिशा परिवर्तित होगी तो बल द्वारा ही होगी। तो यहाँ पर कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, लेकिन फील हो रहा है, और क्योंकि वो अपोज कर रहा है मोशन को, तो इसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो इट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। यही जो है घर्षण बल है, बॉल और जमीन या ग्राउंड के बीच, भूमि के बीच, जो उस बॉल को एक पॉइंट पे जाकर रोक देगा, या बॉल बॉल जो है वहां पे रुक जाएगी। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। जैसे ही आप क्या करते हो, रो करना, चाकू चलाना छोड़ देते हो, तो आप कुछ दूरी में जाके आपकी नाव रुक जाती है, क्योंकि पानी क्या करता है, नाव और पानी के बीच घर्षण बल लगता है, जिससे हमारा नाव रुक जाती है, आगे फ्लो करने से रुक जाती है। ठीक है, आगे नाव नहीं जाती। नेक्स्ट है हमारे पास, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी बल लग रहा है घर्षण का, वो हमेशा किस पे लग रहा है, मूविंग बॉडीज, यानी कि जो बॉडी चल रही है। और हो सकता है कि ये इसकी डायरेक्शन, हो क्या सकता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन की। यानी कि आप यूं जा रहे हो तो घर्षण यूं लगेगा, उल्टा लगेगा, घर्षण उसका उल्टा लगता है। तो अगर आप यूं जा रहे हो तो घर्षण उसके उल्टा लगेगा। तो घर्षण हमेशा कैसे लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि यहाँ पर जो घर्षण है वो वस्तु के संपर्क में होने पर ही लगता है। जब वस्तु सतह के साथ संपर्क में है तो इस चीज को हम कह सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। तो जो आप चैप्टर 12 में पढ़ोगे तो आप इस फोर्स के बारे में और ज्यादा चीजें भी जानोगे, ये बात याद रखना। तो यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर अ एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स। तो आप देख रहे होंगे कि क्या किसी एजेंट के लिए फोर्स लगाना सिर्फ इतना ही जरूरी है। तो यस, फोर्स तभी लगेगा जब कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट में होगी, नहीं, नॉन कांटेक्ट में भी लग सकता है। तो बिल्कुल याद रखना कि वस्तु का इंटरेक्ट होना जरूरी है। ठीक है,
तो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है, याद रखना। कांटेक्ट में होके जो फोर्स लगेगा कांटेक्ट फोर्स, और अगर कांटेक्ट में नहीं होगी, नॉन कांटेक्ट में होगा, तो हम बोलेंगे उसे असंपर्क बल यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने एक एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स का देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स में क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चुंबक है। चुंबक में इधर दिख रहा है आपको, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ। आपने ये चुंबक क्या किया, 3 पेंसिल के ऊपर रख दिया। अब पेंसिल के ऊपर चुंबक रख के आपने क्या किया, इसके ऊपर इसको बाउंड कर दिया, ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर रखा तो आपने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ रखा, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, आकर्षित करने लगेंगे, और ये पेंसिल जो है इस चुंबक की तरफ खींची चली आएगी। वहीं पर बात करें, अगर साउथ और साउथ आपने रख दिया तो ये पेंसिल दूर चली जाएगी। तो आपने बचपन में या क्लास 6 में आपने एक चीज पढ़ी है कि ध्रुव होते हैं, और ध्रुव कैसे होते हैं, 2 तरीके के ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो अगर नॉर्थ और साउथ को आप पास रखोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि चुंबक के 2 ध्रुव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यदि वो दोनों के दोनों विपरीत या फिर मैं कह सकता हूं अपोजिट हो। और अगर दोनों के दोनों सेम होंगे तो एक दूसरे को रेपल करेंगे, यानी कि इनके बीच एक रिपल्शन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये दोनों के दोनों आपस में तो नहीं है चिपके हुए, फिर भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, और धक्का देना या खींचना ही हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, और हम कह सकते हैं फोर्स होता है। बिना छुए भी ये बल लग रहा है, इसलिए ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो देखो यही यहाँ पे बोला है, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव, क्या जो मैग्नेट थे रोलर के ऊपर वो चलने लगा, जैसे ही दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आ गए, तो डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या ये हमेशा उसके पास ही जा रहा था जिस चुंबक को इसके पास लेके आ रहे थे। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैं एक चुंबक इसके पास लेके आया और ये चलने लगा, इसका मतलब यस ये अट्रैक्ट होता है, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्ट ही नहीं होता, ये रेपल भी करता है, यानी कि ये पास भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है, पोल्स पर डिपेंड करता है मैग्नेट के। तो हमने देखा क्लास 6 में कि जो पोल होते हैं 2 मैग्नेट के, वो रेपल करते हैं ईच अदर को, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। तो अनलाइक क्या हो गया, अनलाइक का मतलब हो गया अपोजिट, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, और लाइक का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है ऑब्जेक्ट के बीच, हमें यहाँ देखने को मिला, जिसको हमने पुश और पुल कहा। तो डू यू हैव ब्रिंग द मैग्नेट इन कांटेक्ट, नहीं, हम मैग्नेट को कांटेक्ट में तो नहीं लाए, मैग्नेट तो हमने दूर दूर में रखे थे, असंपर्क में रखे थे, तब भी ये चलने लगा। यानी कि जब ये चलने लगा, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स इनके बीच लगा है, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, इनको टच नहीं कराया, तो यही एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो जो फोर्स एक्सर्ट करता है कोई मैग्नेट किसी पीस ऑफ आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर, ये उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं। तो तभी लोहा जो है चुंबक से चिपक भी रहा है, क्योंकि वहां पर नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जल्दी से इन की पॉइंट्स को नोट करते हैं, देन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत स्थितिकी बल क्या होता है। तो टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। आप क्या लो, प्लास्टिक के 2 स्ट्रॉ लेना और दोनों को बराबर बराबर टुकड़ों में काट देना, ठीक है। सस्पेंड वन एंड ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल, और एक टुकड़े को क्या कर देना, आप टेबल के एंड से लटका देना विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, यानी कि किसी धागे से। ना होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड, और दूसरा जो टुकड़ा आपके हाथ में स्ट्रॉ का पकड़ के रखना, एंड रब इट फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर, और जो फ्री एंड है उसको शीट ऑफ पेपर से रब करना शुरू कर देना। ब्रिंग द रब्ड पार्ट एंड ऑफ द स्ट्रॉ, क्या करना है, इस रब वाले पार्ट को आप जैसे ही लेके जाओगे सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास, मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डज नॉट टच ईच अदर, ये दोनों के दोनों छुए ना एक दूसरे को, इस तरीके से ध्यान में रखना। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नेक्स्ट पॉइंट में यही कह रहा है, नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस। अब फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस को, जो लटका हुआ स्ट्रॉ का टुकड़ा है, इसको पेपर की शीट से रगड़ना, और फिर से ये जो स्ट्रॉ आपने रखी थी इसको दोबारा से पहले की तरह रब करके फ्री एंड के पास लेके जाना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, जरा एक्टिविटी को देख लो। ये कह रहे हैं एक स्ट्रॉ लो, उसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लो, एक रस्सी से ऐसे लटका दो। अब आपने क्या किया, एक जो हाथ पे पकड़ा हुआ इसको एक पेपर की शीट से रब किया और इसके पास लेके जाओ, क्या देखा। और दूसरे में आपने क्या किया, इस जो लटका हुआ पार्ट था इसको भी रब किया और इसको भी रब किया, दोनों को पास लेके गए, तो क्या हुआ। तो देखो, अ स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ बट रेपल इफ इट हैज आल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब नहीं कर रहा हूँ, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको भी रब कर दिया, इसको भी रब कर दिया, तो ये एक दूसरे को रेपल करने लगा। अब ये रब करके क्या हुआ, एक्चुअली रब करने के बाद फ्रिक्शन से, घर्षण से एक
चार्ज हो गई ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो जब ये वस्तुएं चार्ज होने लगी तो इनके अंदर क्या आ गया, आवेश आ गया। अब आप ध्यान में रखना, आवेश का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर सिमिलर चार्ज है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल कर देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रॉ है, यहाँ पर जो स्ट्रॉ है उसके पास हम कहेंगे इट हैज एक्वायर्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया जब इसको हमने रब किया विद अ शीट ऑफ पेपर, किसी पेपर की शीट से जब हमने रब किया। सच स्ट्रॉ इज एग्जांपल ऑफ चार्ज बॉडी। तो स्ट्रॉ किसका एग्जांपल हो गया, चार्ज बॉडी का एक उदाहरण हो गया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, जब एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु या किसी अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। यानी कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज एक्टिंग अ फोर्स ऑन अ चार्ज बॉडी, when a charged body is acting a force on an uncharged body, फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स यहाँ पर लगेगा चार्ज के कारण या चार्ज अनचार्ज के कारण, पर बेसिकली चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी एक बॉडी पर हो, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहलाया जाएगा, वैद्युत स्टैटिकी बल। अब ये कब आएगा, जब दोनों की दोनों बॉडीज नॉन कांटेक्ट में होंगी, यानी कि एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं होंगी, तभी आ रहा है। भैया एक दूसरे को फेंक दे रही है दूर दूर, ऐसे तो रेपल कर दे रही है, ऐसा है तो अट्रैक्ट कर दे रही हैं, पर चिपक नहीं रही है, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, नॉन कांटेक्ट है, ठीक है, बिना संपर्क के भी हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक उदाहरण हो गए किसके, हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स के, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हम उसको चैप्टर नंबर 15 जब पढ़ेंगे उसमें और भी चीजें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलिए फटाफट नोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स में और उदाहरण आता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो नाउ क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। आपने देखा होगा लिखते लिखते कई बार पेन आपके हाथ से गिर जाता है, या आप सिक्का जैसे कुछ हो आपके हाथ से गिर गया तो नीचे ही गिरता है ना। जो भी पत्तियां होती हैं या फ्रूट होती हैं वो हमेशा ग्राउंड की तरफ ही गिरते हैं, यानी कि पेड़ की पत्तियां या पेड़ से जब भी फल गिरेंगे तो वो कहाँ गिरेंगे, भूमि की तरफ, ग्राउंड की तरफ गिरेंगे। when they get detached from the plant, तो जैसे वो पेड़ से टूटते हैं, डिटैच होते हैं, तो सीधे जमीन में ही गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जमीन में ही गिर रही है, ऊपर आसमान की तरफ नहीं निकल गए। तो जब भी कॉइन आपके हाथों से निकला, तो कॉइन जो आपके हाथ में था कैसे था, रेस्ट में था, लेकिन जैसे वो निकला तो वो नीचे की तरफ चलने लगा ना, तो यानी कि इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड। तो इससे ये पता लग जाता है जो स्टेट ऑफ मोशन है वो तो कॉइन की चेंज होने लगी है। अब स्टेट ऑफ मोशन तो किसी फोर्स से ही चेंज होती है। अगर ये छूट गया मेरे हाथ से नीचे गया तो फोर्स इसको खींच रहा होगा, तभी तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही होगी। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन कब चेंज होती है, किसी भी वस्तु की गति की अवस्था तभी चेंज होती है, तभी परिवर्तित होती है यदि उस पर बल लगे। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस ओनली है इफ एंड इफ व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है। बट ऐसा क्या हुआ, कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या बिना फोर्स के स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, नहीं। तो जब स्टेट ऑफ मोशन बिना फोर्स के चेंज ही नहीं हो सकती, यानी कि देयर शुड बी अ फोर्स, एक यहाँ पर फोर्स होना चाहिए जो इस वस्तु पे लग रहा है, इस बॉडी पे लग रहा है, तभी ये बॉडी क्या कर रही है, नीचे की तरफ अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रही है। अदरवाइज तो ये रेस्ट में है ना, मैं तो इसे छोड़ा तो ये नीचे कैसे हुई। तो बेसिकली क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट और थिंग जो भी फॉल करते हैं टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट्स पुल ऑफ देम, है ना। तो पृथ्वी की तरफ कोई भी वस्तु क्यों गिरती है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और जस्ट ग्रेविटी कहते हैं। या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लें या सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण कह लें, और इसी को हम अट्रैक्टिव फोर्स भी नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारी ग्रेविटी है दैट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव, हमेशा कैसी होती है, आकर्षित होती है, अपनी तरफ खींचती है वस्तु को। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स ग्रेविटी है वो हर एक वस्तु पे लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट, तो ये हर वस्तु पे लगता है, हमें पता भी नहीं तब भी लग रहा है हम पे, ठीक है। सो वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप, तो जो पानी है जमीन की तरफ क्यों गिरता है जैसे हम नलका खोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी से खींच रही है। वाटर जो रिवर्स में है फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नदियां हमेशा नीचे की तरफ बहती है पहाड़ों से, कारण क्या है, ग्रेविटी उन्हें नीचे की तरफ खींचता है, यानी कि हमेशा डाउनवर्ड लगती है, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ हम इसको कहते हैं। तो ग्रेविटी कोई प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ की अलोन, ठीक है ना, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force on every other object, this is known as gravitational force। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ में ग्रेविटी लगती है, सूरज
और मान लो कोई प्लेनेट ले लो, कोई सा भी ले लो, चंद्रमा ही ले लो, तो सूरज और चंद्रमा के बीच भी आपस में क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो हमेशा अर्थ का ही नाम मत ले लेना कि अर्थ है तो वही ग्रेविटी है, ग्रेविटी कहीं भी हो सकती है। याद रखना, दो बड़े बड़े द्रव्यमान हो, जो एक्सटेंडेड मास होते हैं, ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसा हो सकता है, हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, यानी कि आकर्षित ही होगा, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। यानी कि जब मासेज आपस में फोर्स लगाते हैं, तो मासेज आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मासेज यानी कि द्रव्यमान एक दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी सिर्फ अर्थ में ही नहीं लगती, ठीक है, ग्रेविटी और भी जगह पर लगती है, यानी कि और भी चीजों पे लगती है। ग्रेविटी के कारण ही क्या होता है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई ग्रेविटी अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है, ग्रेविटी ग्रेविटी अर्थ पे लगेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है, इस वस्तु को जब मैंने छोड़ा तो ये वस्तु क्या हुई, पृथ्वी की तरफ खींची चली आई, अर्थ की तरफ खींची चली आई। ऐसा तो नहीं हुआ कि अर्थ से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये एक असंपर्क बल का उदाहरण। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? सो वी हैव लर्न इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन अ रूफ टॉप। हमने देखा था कि इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि जब साइक्लोन चलते हैं तो इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि घरों की जो छत होती है, रूफ टॉप होती है, वो भी उड़ा के ले जाती है। हाँ, ऐसी छत नहीं जो बेसिकली किसकी, टीन शटर्स की बनी होंगी। सो यू लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द प्रेशर। तो वहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो विंड और साइक्लोन होता है ये कैसे बनते हैं, ये डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, यानी कि वायु में दाब के अंतर के कारण ये बनते हैं। सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? तो क्या दबाव और बल का कोई आपस में संपर्क है या कोई संबंध है ना? सो ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। एक कोशिश करना कि एक कील के टुकड़े को आप क्या करो, लकड़ी में इंसर्ट करने की कोशिश करना, या फिर मैं कह सकता हूं उसको इस तरीके से डालना कि उसका हेड आपकी तरफ है, यानी कि इस तरीके से उल्टा, इस तरीके से इसको इस लकड़ी के टुकड़े में इंसर्ट करने की कोशिश करो। तो डिड यू सक्सीड? क्या आप जीत पाओगे? नहीं। नाउ टू पुश द नेल द पॉइंटेड एंड। अब आपको क्या करना है, अब उल्टा घुमा दो। पहले तो बोलोगे कि सर ये उल्टी कील क्यों मार रहे हो उस पर, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, अब इस कील को इस तरीके से मारो। तो आप कहोगे कि अब ये कील इसके अंदर चली जाएगी। कारण क्या है? कारण यही है कि जब आपने फोर्स आपने इस पे लगाया, तो इस फोर्स से हुआ क्या, ये जो कील थी, ये कील इसके अंदर चली गई। अभी पूरी बात सुनते रहे। ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ। आप क्या करो, एक ब्लंट नाइफ, यानी कि जो ज्यादा पैनी नहीं है, ऐसे चाकू से क्या करें, सब्जी काटे। और फिर काटना उस चाकू से जो बहुत तेज है, यानी कि तेज चाकू, जो पैनी चाकू है, उससे सब्जी काटना। किससे सब्जी काटना आसान है? तो आप कहोगे सर तेज चाकू से सब्जी काटना आसान। सो बेसिकली यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ही हम कील का एरिया बदल दिया था हमने, जैसे ही जो पैनी चाकू है, पैनी चाकू कैसी होगी, पतली होगी, बहुत ज्यादा शार्प होगी, एकदम एज उसकी एकदम कोने से दिख रही होगी। जबकि जो ब्लंट है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जो पैनी नहीं है, तो वो बेसिकली कैसी होगी, मोटी सी होगी चाकू, वो पैनी नहीं होगी, वो सब्जी काटेगी नहीं, या फिर आप कह सकते हैं सब्जी के अंदर इंसर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं शार्प नाइफ, तो शार्प नाइफ बहुत इजीली क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी सब्जी के अंदर, उसको काट देगी। तो लेना देना तो कहीं ना कहीं एरिया से ही है ना। फोर्स तो आप दोनों पे ही लगा रहे थे, लेकिन एरिया से लेना देना है। तो बिल्कुल जैसे आप कहोगे पॉइंटेड एंड से जब मैंने कील को क्या किया, उस लकड़ी के टुकड़े में इंसर्ट करने की कोशिश की, दैट इट इंसर्टेड। तो यहाँ पर याद रखना, जो ये एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है, इसको हमने कहा है प्रेशर, यानी कि द एकांक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हमें दबाव बताता है। तो कितना बल कितने एरिया पर आप लगा रहे हो, ये प्रेशर बता रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया फोर्स अपॉन एरिया। मैं फिर बताऊंगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया बन गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, P इक्वल्स टू F अपॉन ए।
तो इस स्टेज में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगना चाहिए, यानी कि उस सतह के लंबवत लगना चाहिए। इसको आप हायर क्लासेस में थ्रस्ट भी पढ़ेंगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया, बट है वो फोर्स ही, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है किसी सरफेस के ऊपर, सो दैट यहाँ पर ये प्रेशर अप्लाई करता है, या हम प्रेशर यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, फोर्स अपॉन एरिया, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पर याद कर लिया। चलिए नोट करेंगे प्रेशर को फटाफट से। तो प्रेशर का फॉर्मूला सिंपल सा है, फोर्स अपॉन एरिया याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से प्रेशर पर ये फोर्स और एरिया इफेक्ट डालते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।